हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम पूरा करते हैं एसिड बेस इन सोल्ट का सेकंड पार्ट जो हम करने वाले थे आज। तो हमने ख़त्म किया था पीएच स्केल तक। पीएच स्केल के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जब भी हम एसिड या बेस का डाइल्यूशन करते हैं तो यह हमें ध्यान रखना होता है कि हमेशा हम पानी के अंदर एसिड या बेस डालते हैं, कभी भी एसिड या बेस के अंदर पानी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जब भी हम वाटर के अंदर एसिड या बेस डालेंगे तो बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी। तो उस हीट की निकलने के कारण जब भी आप उसमें डालेंगे, अगर तेजी से डाल देंगे एसिड या बेस को पानी में, तो बहुत सारी हीट निकलेगी। उससे क्या होगा कि स्प्लैश हो सकता है, एसिड स्प्लैश होकर आपके कपड़ों पर गिर सकता है, आपको स्किन को जला सकता है। तो हमेशा हमें क्या करना है कि पानी में धीरे धीरे करके एसिड या बेस डालना है ताकि वो उसमें घुल जाए और हीट जो है वो कंज्यूम हो जाए, वो एकदम से ब्लास्ट ना हो। राइट। तो हम क्या समझे कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमें ध्यान से हमेशा डाइल्यूट करते हुए एसिड या बेस को पानी में डालना है, पानी को एसिड या बेस में कभी नहीं डालना है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमें उसको बनाते हुए ध्यान रखना है। तो उसके बाद देखते हैं हम कि रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? ठीक, तो एसिड प्लस बेस, इनको हम रिएक्ट कराते हैं तो जनरली क्या बनता है? जनरली बनता है कोरस्पॉन्डिंग साल्ट बन जाएगा, सॉल्ट, SALT सॉल्ट प्लस वाटर। कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सॉल्ट कैसे? वो डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड या बेस हम मिला रहे हैं, उससे वो पर्टिकुलर सॉल्ट बन जाएगा, प्लस वाटर बनेगा। वाटर तो हमें न्यूट्रलाइज होता है, तो हम जान गए कि सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। ये वाटर एक न्यूट्रलाइज है, सॉल्ट बनकर अलग हो जाएगा जो कि न्यूट्रलाइज है, एसिड या बेस नहीं है, और वाटर भी न्यूट्रलाइज है। तो यानी कि एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब होता है? देखिए, एसिड के अंदर, एसिड के एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयंस होते हैं, बेस के एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? वाटर। क्या बना लेंगे? H2, 2H और एक ऑक्सीजन, वाटर। और वाटर एक न्यूट्रल है, वो ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है। तो एसिड और बेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं? एक ऐसा एंटासिड पीते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, या फिर हम घर में कुछ रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम जीरा का पानी पीते हैं, वो बेसिक नेचर का होता है। वो क्या करता है? हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड हो गया है उससे न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमें थोड़ा आराम मिलता है उससे। तो एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्यों न्यूट्रलाइज करते हैं? क्योंकि इनके जो आयंस मौजूद हैं इनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर बना लेते हैं, और वाटर न्यूट्रल है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ना एसिडिक रहते हैं और ना ही बेसिक रहते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। बहुत दो एग्जांपल आप याद रखेंगे तो बहुत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद रखने में। जैसे कि एक बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड है हमारा HCl। ओके, जब ये रिएक्ट करेंगे तो दो, आप देखिए दो एसिड है, सॉरी ये बेस है, ये एसिड है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि Na और Cl एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O वाटर। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया इन्होंने, एसिड ने बेस को और बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी रिएक्शन को, इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ये भी याद रखना होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट कर कर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है वाटर और सॉल्ट। क्या बनता है? वाटर एंड सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर वाटर और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाता है। ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई हमारे पास खत्म।
अब अगली रिएक्शन क्या है एसिड्स की। एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, एसिड और बेस दोनों ही करते हैं, बेसिस बहुत कम करते हैं। तो एसिड लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल्स के साथ। मेटल्स जैसे कि मान लीजिए जिंक मेटल है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो होता क्या है, रिएक्शन होती है वहां पर। कैसे, जिंक उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, जिंक सल्फेट बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। तो जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल से तो जनरली क्या बनता है, उस पर्टिकुलर मेटल का सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये क्या है, जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट। तो ये है मेटल की रिएक्शन एसिड से। मेटल की रिएक्शन एसिड से एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर हम। मैग्नीशियम रिबन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वही मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन होती है प्लस HCl। तो यहां पर क्या होता है, वही कि हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी, यहां से क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हो गई यहां पर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। अब ये एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ है। बेस बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, कुछ ही बेस हैं जो रिएक्ट करते हैं, वो भी उनको हीट देनी पड़ती है रिएक्ट करने के लिए। तो एक एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, बेस की, उनको जो हमें हीट करना पड़ता है। जिंक के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक के साथ जब हम मिलाते हैं इसको, इनको हमें हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। हीट करने पर ही रिएक्शन होती है, ये वैसे रिएक्शन नहीं होती। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बेसिस जो है वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। एसिड तो ऐसे ही रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे एसिड डालते हैं मेटल के ऊपर वो रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन बेसिस को रिएक्ट कराने के लिए जो करते भी हैं, उनको रिएक्ट कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमें करनी है, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए इसको हीट देनी पड़े। हीट देने के बाद क्या होता है, इसमें यहां बन जाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस, जैसे एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस निकली थी मेटल से रिएक्ट करके, यहां पर भी मेटल के साथ रिएक्ट करके बेसिस के केस में भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बेस बहुत कम रिएक्ट करते हैं मेटल से, लेकिन एसिड्स बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं मेटल से, राइट। ये हो गई मेटल्स की रिएक्शन एसिड या बेसिस से। बेसिस का रिएक्शन वैसे भी बहुत कम होता है। देखिए सबसे बड़ी रिएक्शन तो वही है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये मेटल्स की रिएक्शन हो गई। उनकी एक ही रिएक्शन और होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर जाते हैं। जो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कुछ बेसिस जो है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो रिएक्शन एक होती है। उसके अलावा बेसिस की ज्यादा कोई रिएक्शन है नहीं हमारे पास। जैसे कि हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम। हवा में मौजूद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है ये K2CO3। K2 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, K2CO3 प्लस वाटर। तो ये एक एसिड की रिएक्शन है जो बेस की रिएक्शन है, जो बेस रिएक्ट कर जाता है हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से। तो मेटल का हमने देख लिया, मेटल रिएक्ट करता है एसिड से भी और बेस से भी। बेस से बहुत कम करता है, मेटल एसिड से ज्यादा रिएक्ट करता है। और उसके बाद जो एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं, बेसिस जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके। लेकिन एसिड जो है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते। एसिड रिएक्ट करते हैं जो मेटल कार्बोनेट होते हैं उससे, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। कैसे, देखिए एसिड की रिएक्शन किससे, मेटल कार्बोनेट
कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट मतलब CO3 लगा हुआ है, कार्बन मतलब CO3 लगा हुआ है, मेटल के साथ कार्बोनेट लगा हुआ है, कार्बोनेट आयन। अब मेटल के साथ कार्बोनेट आयन लगा हुआ है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर एग्जांपल है Na2CO3, मेटल है, ये कार्बोनेट है। तो मेटल और कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट इसकी रिएक्शन कराते हैं, HCl से रिएक्शन करता है, ये एसिड से रिएक्शन करता है, तो क्या बन जाता है, क्या बन रहा है, क्या देखिएगा क्या बना यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, राइट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यानी गैसेस, कुछ भी गैस कर सकते हैं। Na और Cl ने मिलकर NaCl बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और ये HCl, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। ओके, तो मेटल कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट प्लस वाटर बना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन ही हुआ, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया थोड़ा। और उसके बाद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, NaHCO3, इसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं हम, बीच में हाइड्रोजन लगा है तो इसलिए इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं। ओके, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा तो यहां पर भी प्रोडक्ट यही रहेगा। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl यानी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो मेटल की रिएक्शन किससे, सॉरी एसिड की रिएक्शन किससे, मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ओके, एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल से कराई हमने। अब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है, और बेसिस जो है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ी सी रिएक्शन कर लेते हैं, वो हमने एग्जांपल दिया आपको। अगला है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स भी थोड़ी एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसा मेटल ऑक्साइड। तो जैसे यहाँ मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ था तो हमने कहा मेटल कार्बोनेट, मेटल के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा तो मेटल क्लोराइड्स बोल देते हैं उसको। अभी हम किससे रिएक्शन देख रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से। एसिड्स की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कैसे होती है, मेटल ऑक्साइड लेते हैं हम, ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए उसको हमने बोला मेटल ऑक्साइड। कॉपर एक मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे, एसिड से प्लस HCl। एसिड से जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हम तो क्या बनता है, वही CuCl, कॉपर क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहां पर H2O, वाटर। सो यहां पर ये CuCl2 है, तो कॉपर क्लोराइड प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl एसिड, इन्हें रिएक्ट करके क्या बनाया, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन है, सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। एसिड और बेसिस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेसिस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। बेसिस जो रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और एसिड जो रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड से। ओके, अब एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, हम उस एग्जांपल को ही देख लेते हैं। जब भी जो हमने भी पीछे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो रिएक्शन देखी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करते हैं या फिर एसिड से कह सकते हैं हम रिएक्ट करते हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मैं रिएक्शन के ऊपर लिखता हूँ, उससे ध्यान रहेगा Na2CO3 प्लस HCl, तो ये क्या बन जाता है NaCl
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हमने पिछले अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब स्लेक लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। स्लेक लाइम यानी जब क्विक लाइम को पानी में मिलाते हैं तो उसको घोलने पर, यानी वो चूने को जब पानी में मिलाते हैं, क्विक लाइम चूना होता है, उसको जब पानी में मिलाते हैं तो वो घोल क्या बनता है, स्लेक लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस। स्लेक लाइम में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है, जब उसमें से पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस यहाँ से निकली, इसको स्लेक लाइम में से गुजारते हैं हम, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाते हैं। अगर ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें से गुजारते हैं, बाद थोड़ी देर तक गुजारते रहे, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है CO2, तो यहां पर ये जो है कन्वर्ट हो जाता है CaHCO3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CaHCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन भी याद रखना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक लाइम में से गुजारी जाती है, चूने के पानी में से गुजारी जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो मिल्की हो जाता है, वो दूध जैसे कलर का हो जाता है। लेकिन फिर भी हम उसमें से ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते रहे तो उसके अंदर का जो मिल्की था वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण था। कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाता है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये पानी में घुल जाता है, तो वो वाटर जो है वो फिर से क्लियर हो जाता है। वो जो स्लेक लाइम था वो फिर से क्लियर हो जाता है। थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से वो मिल्की हो गया, थोड़ा सा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गुजार दिया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया और ये पानी में घुल जाता है, तो वो फिर से मिल्की कलर उसका गायब हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा, हमने जो मेटल्स के और एसिड्स के और बेसिस के जो रिएक्शन थे वो देखे। अभी हम चलते हैं आगे। इन मेटल्स से बाद हमारे पास एसिड्स को पढ़ने के बाद हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स तो पढ़े नहीं, एसिड और बेस पढ़ लिए, उनके रिएक्शन देख ली, उनके कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कैसे वीक एसिड होते हैं, वो देख लिए। अभी हम देखेंगे कि सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हम 2-3 सॉल्ट्स पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 3 ही सॉल्ट्स पढ़ेंगे, 3 नहीं 4 है, शायद 4 सॉल्ट्स हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो अपने ही सॉल्ट को पढ़ लेते हैं। हम जो सॉल्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा सॉल्ट, NaCl का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं, NaCl को जब पानी में घोलते हैं हम, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा व्हाइट कलर का सॉल्ट, वही सॉल्ट जिसके लिए गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, याद है ना, वही सॉल्ट व्हाइट कलर का, वही सॉल्ट है ये NaCl। जब इसको पानी में घोलते हैं तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। NaCl प्लस H2O क्या कहलाता है, ब्राइन। क्या कहलाता है, ब्राइन सोल्यूशन। जब इस ब्राइन सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें से करंट गुजारते हैं सोल्यूशन में से, जैसे कि मान लो एक जार के अंदर हमने ब्राइन सोल्यूशन रखा हुआ है, इसमें पानी है, पानी के अंदर हमने नमक को मिला दिया, सोल्ट को, और इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड और एक कैथोड, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमने इसमें से करंट गुजारा। जब हम इसमें से करंट गुजारते हैं तो हम कहते हैं कि इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसमें से 3 मेन प्रोडक्ट बनते हैं। 3 प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, इसमें बनता है क्लोरीन गैस, ओके, इसमें बनता है हाइड्रोजन गैस, राइट, और इसमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने से, उसमें से करंट गुजारने से 3 चीजें हमें मिलती हैं। क्या चीज मिलती है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन इस्तेमाल होता है ग्रीस की फॉर्म में, ग्रीस बनाने में, या फिर एंटासिड में इस्तेमाल होता है बनाने के लिए उनको, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है हमारा फ्यूल बनाने में या फिर अमोनिया बनाने में। अमोनिया वही जो फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर या खाद जिसे हम कहते हैं अमोनिया खाद। तो उस अमोनिया को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन का। और इस क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, या फिर क्लोरीन का इस्तेमाल होता है डिसइंफेक्टेंट बनाने में। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पीने वाले पानी को इन्फेक्शन खत्म करने के लिए हम क्लोरीन इसमें मिलाते हैं। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट जो ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से बने, वो तीनों ही प्रोडक्ट हमारे यूज होते हैं। तो ये नमक हम खाते भी हैं, इस नमक से हम बहुत सारी सॉल्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं जो कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला तो हमने जान लिया कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोलिसिस से, हाँ एक चीज और, ये इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसको हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को, जो हमने रिएक्शन किया ब्राइन सोल्यूशन का, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर, CHLOR, क्लोर। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली, क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और तीनों का ही कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। ओके, अब देखो, ये जो क्लोरीन यहां पर बनी है, इस क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं हम क्या बनाने में? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारे पास। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही स्लेक लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्लेक लाइम। स्लेक लाइम वही जो क्विक लाइम को पानी में मिलाने पर हमारे बना था सफेदी करने वाला चूना, वही पानी स्लेक लाइम है। स्लेक लाइम के ऊपर से, ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर से जो हम क्लोरीन गैस गुजारते हैं, तो वो रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बना देते हैं, प्लस क्लोरीन, राइट? तो क्या बनता है? CaOCl2, CaOCl2। तो बचा क्या? प्लस वाटर। तो ये जो है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम जो था, उसी स्लेक लाइम के ऊपर जब हमने क्लोरीन गैस को गुजारा या उसकी रिएक्शन कराई, हम कह सकते हैं स्लेक लाइम की कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्शन कराई, तो ब्लीचिंग पाउडर मिल गया CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमारा सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? अब ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग से आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए, ब्लीच करने के लिए, ब्लीच मतलब कलर को हटाने के लिए। ब्लीचिंग ज्यादातर किसको रेफर करते हैं? हम कलर हटाते हैं। तो कलर हटाने की जरूरत कहाँ पड़ती है हमें? अगर कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री से वो टेक्सटाइल बनाते हैं, टेक्सटाइल से कपड़े बनते हैं। अब उसमें ब्लीच का इस्तेमाल होता है, कॉटन को ब्लीच करते हैं, कॉटन को ब्लीच करने के बाद उससे धागा बनता है और धागे से फिर कपड़े बनते हैं। तो लिनन को ब्लीच करना पड़ता है, लिनन से फिर कपड़े बनते हैं वहां पे। तो हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम होता है। दूसरा, जो हम पेपर बनाते हैं, जहां पर पेपर इंडस्ट्री के अंदर पेपर बनता है, तो पल्प से पेपर बनता है, पल्प को ब्लीच करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर इस्तेमाल होता है। तीसरा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। चौथा,
ये ब्लीचिंग पाउडर ही भी पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें से जर्म्स को हटाने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए, अगर पीने के पानी में है तो वहां भी इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर के चार यूज मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हमारा आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर नाम से मालूम चल रहा है बेक, तो NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये जब मिलते हैं तब बनाता है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3, और साथ में बनता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो हमारा सॉल्ट बना, ये है हमारा बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको हम? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। इस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, नाम से ही मालूम चल रहा है, बेक करने के लिए। केक को बेक करते हैं, केक को बेक करते हुए उसमें डालते हैं, या खाने को थोड़ा जल्दी पकाने के लिए उसको डालते हैं उसमें। केक को बेक करने के लिए इसे डालते हैं, जब इसमें से ये हीट होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब ये मिक्सचर के अंदर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है वो बाहर निकलती है, तो मिक्सचर को फ्लफी कर देती है, तो केक जो है वो फ्लफी या स्पॉन्जी हो जाता है, तो इसलिए वहां पर इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, कि ये एक बोतल में भरा होता है, उसमें एसिड जब पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जलती हुई आग को बुझा देती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है एंटासिड बनाने में। एंटासिड क्या होते हैं? जब पेट में जलन होती है और जो दवाई पीते हैं हम एसिड को कम करने के लिए, उसे एंटासिड बोलते हैं, उसको बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 यूजेस हमने बताया आपको कि बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यही बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, ये बेकिंग सोडा जब हमारा हीट होता है NaHCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये NaHCO3 Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CO3 प्लस वाटर। तो ये क्या हुआ? Na2CO3, ये Na2CO3 है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। ये हमारा वॉशिंग सोडा है। अब वॉशिंग सोडा नाम से मालूम चल रहा है वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वॉशिंग हमारे क्या? कपड़े धोने के लिए, घरों में क्लीनिंग एजेंट की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है वॉशिंग सोडा को, राइट। ये कई जगह पे इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, ये बोरेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बोरेक्स भी ग्लास इंडस्ट्री के अंदर ही इस्तेमाल होता है। तो ये वॉशिंग सोडा कई जगहों पर इस्तेमाल होता है हमारा अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। ये हमारे 2 सॉल्ट्स हैं। जो एकमात्र सॉल्ट हमारा बच गया यहाँ पर, वो क्या बचा हमारे पास? देखो, जिप्सम। क्या बचा हमारे पास? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। लेकिन यहां पर एक कैच है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये पूरा फॉर्मूला है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं पर कैल्शियम सल्फेट पर, एक मॉलिक्यूल जो होता है कैल्शियम सल्फेट का, उसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उसके साथ। जब हम इसको हीट करते हैं, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, इसका जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये बच जाता है सिर्फ कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। क्या बच जाता है? आधा मॉलिक्यूल बच जाता है वाटर का सिर्फ। अब आप कहेंगे आधा मॉलिक्यूल कैसे बच सकता है वाटर का? वो एक्चुअली पानी के अंदर
दो कैल्शियम सल्फेट इकट्ठे होते हैं और वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए आधा यहाँ पर हमने कह दिया हाफ मॉलिक्यूल। ये ऐसे हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ये H2O का है एक, और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट एक है और कैल्शियम सल्फेट एक है, तो ये दोनों मिलके एक H2O को शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये हमने हाफ H2O लिखा। ओके, तो जब जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को हीट करने से उसका जो डेड वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है, तो ये जो नया प्रोडक्ट बनता है ये क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सुना ही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर करने के लिए, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये हाथों में लग जाता है, जो व्हाइट कलर का होता है। जब जिप्सम को हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करता है डॉक्टर? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, उसमें जब पानी मिलाते हैं हम, तो पानी मिलाने के थोड़ी देर बाद ही वो बहुत सूख कर हार्ड हो जाता है। जब इसमें पानी मिलता है तो ये वापस से क्या होता है, जब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये 2H2O में से 1.5 H2O इससे जुड़ जाता है आके, तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि जिप्सम। जिप्सम बन जाता है और जिप्सम थोड़ी देर के बाद हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स प्लास्टर लगाने में। प्लास्टर लगा देते हैं और उसके ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घोल के लगा देते हैं, जो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और जिप्सम थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाता है। तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है प्लास्टर लगाने में। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है टॉयज बनाने में। जो टॉयज होते हैं, क्योंकि सूखने के बाद ये सिकुड़ता नहीं है, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी सूखने के बाद थोड़ी सिकुड़ती है अगर उसको ठीक ढंग से ना बनाया जाए, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद सिकुड़ता नहीं है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्लास्टर लगाने में, टॉयज बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्स के ऊपर वॉल पुट्टी लगाते हैं ना हम, वॉल पुट्टी, वॉल्स को स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और घर में सजावटी जो मूर्तियां होती हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, राइट। कई जगह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल ये किया जाता है टॉयज बनाने में, घर के अंदर मूर्तियां बनाने में, दीवारों को स्मूथ करने में, और डॉक्टर्स यूज करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए, राइट। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वही है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऐसा पानी इसके अलग नहीं हुआ, वो क्रिस्टल के अंदर ही है। इसका एग्जांपल एक और लेते हैं, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा भी हीट करते हैं ना, तो उसमें कॉपर सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। जब हम उनको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर का बन जाता है वो। और फिर से अगर उस पर थोड़ा सा पानी डाला जाए तो फिर से वो पानी, जो क्रिस्टल्स होते हैं बचे हुए क्रिस्टल्स, वो पानी को सोख कर फिर से ब्लू कलर के हो जाते हैं। क्रिस्टल के अंदर पानी ट्रैप हो जाता है, ऐसे ही इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। पानी वैसे ऊपर से दिखता नहीं है, वो गीला नहीं होता, होता ड्राई है, लेकिन क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है पर वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इसलिए वो कहते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टल के अंदर है वो पानी, बाहर से हमें महसूस नहीं होगा कि पानी है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, तो उसे ही बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि मैंने कॉपर सल्फेट के केस में कहा, राइट। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। इसके लिए आप इसको जरूर प्रैक्टिस करना, आगे से हम देखेंगे, इसे क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।